गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने लहासा की और पाठ के प्रश्न 1 से 6 तक कर लिए थे। आशा है आपने इन प्रश्नों को समझा होगा और अपनी हिंदी की कॉपी में कर लिया होगा। अब आज हम इससे आगे के अभ्यास प्रश्नों की ओर चलेंगे। आज हमारा है प्रश्न नंबर 7। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? कहते हैं ना बेटा कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालता है, तो हमें वही अर्थ निकालना है जो लेखक के संदर्भ में सही होगा। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। लेखक पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। रम जाना मतलब खो जाना। अब हमारा अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। तिब्बत के तिंगरी प्रदेश में लगभग हर गांव में उसके परिचित हैं। वह उनके यहाँ धर्म गुरु के रूप में सम्मानित होता है। लोग उसे आदरपूर्वक घर में स्थान देते हैं। वह सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे उचित आदर देते होंगे। कि बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि आप धर्म गुरु हैं और साधना करते हैं, लेकिन यदि आप लोगों से बोलते अच्छा नहीं है, आपका स्वभाव सरल नहीं है, तो लोग आपके इतने भक्त नहीं हो पाते। लेकिन सुमति के हर जगह इतने भक्त थे, सब जगह पहचान के लोग, सब लोगों द्वारा उसे आदर दिया जाना यही प्रूव करता है कि वह एक बहुत अच्छा, मिलनसार और सरल व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करो। बेटा प्राचीन समय का नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान में तो है ही यह सिद्धांत कि लोग वेशभूषा को देखकर आकर्षित होते हैं। जिसकी वेशभूषा अच्छी है, जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, उसे सम्मान दिया जाता है, और जिसके कपड़े उसकी आर्थिक स्थिति और उसके सामाजिक स्तर को बता रहे हैं कि कम ऊंचाई पर वह व्यक्ति स्थापित है, तो लोग उसे सम्मान नहीं देते हैं। कि वेशभूषा व्यक्ति की सच्चाई बताती है, ऐसा माना जाता है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं, तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत, महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम वेशभूषा की भले बुरे की पहचान करते हैं। सॉरी बेटा। प्रश्न नंबर 10 हमारा, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? बेटा भौगोलिक शब्द, मूल शब्द भूगोल, और एक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है जिससे बना है भौगोलिक। ठीक है ना, कि वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसके आधार पर हमें वहाँ की स्थिति बतानी है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। वह समुद्र तल से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है।
इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहड़ है। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोड़ पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मील तक कोई आबादी नहीं होती, दूर तक कोई आदमी नहीं दिख पड़ता। एक ओर हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती है, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े होते हैं। तिंगरी नामक स्थान तो अद्भुत है। इसमें एक विशाल मैदान है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है और बीचों बीच एक पहाड़ी भी है। इस पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसे पत्थरों के ढेर के और जानवरों के सींगों व रंग कपड़ों की झंडियों से सजाया गया है। हमारा प्रदेश राजस्थान इसके बिल्कुल विपरीत है। तिब्बत जहाँ एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ राजस्थान में गर्मी का मौसम ज़्यादा रहता है। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ प्रायः गर्म हवाएं चलती रहती है। प्रश्न नंबर 11, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। ये उत्तर आपको स्वयं लिखना है कि किसी भी एक जगह की, कि कभी ना कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी टूर पर गए होंगे ना, उस टूर का आपको बहुत संक्षेप में वर्णन करना है कि आपको कैसे है ना। तो आपको लगभग 5 से 6 लाइनों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। विधा मतलब तरीका बेटा, है ना, कि जिस तरीके से लिखा जाता है। गद्य, गद्य मतलब जिसमें कवि कहानियाँ, पाठ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं पढ़ने योग्य, उसे गद्य साहित्य कहा जाता है। आपके इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? कि जो हमारे पाठ हैं, कविताएं नहीं बेटा, पाठ, ओके, जो कविताएं हैं वो पद्य साहित्य की एक विधा है। तो गद्य साहित्य की कौन कौन सी विधाएं आपके पाठों में समावेश की गई? जैसे हमने सबसे पहला जो पाठ पढ़ा था बेटा, 2 बैलों की कथा, तो वो क्या थी? एक कहानी। दूसरा पाठ लहासा की ओर, यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद जो हमारा अगला जो पाठ है हमारी पुस्तक में जो हट चुका है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध है। सांवले सपनों की याद एक रेखा चित्र है। ऐसे ही प्रेमचंद के फटे जूते हम पढ़ेंगे, ये एक व्यंग कहानी है बेटा, व्यंग किया गया है। और मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। संस्मरण की स्मरण शब्द जुड़ा हुआ इसमें, कि याद करके बीते हुए दिनों की यादों को के बारे में जहाँ लिखा जाता है वो संस्मरण है। तो जो अभी हमारा जो पाठ है वो लहासा की ओर व यात्रा वृत्तांत है। यह सब विधाओं से अलग है। इसका मुख्य विषय एक यात्रा होती है और यात्रा से ही पाठ शुरू होकर यात्रा पर ही समाप्त होता है और इसमें मानव चरित्र का वर्णन न होकर किसी स्थान विशेष और मार्ग विशेष का वर्णन होता है। ठीक है बेटा, तो इस उत्तर को अपनी कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है यात्रा वृत्तांत। ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारा भाषा अध्ययन। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पो फटने वाली थी कि हम गांव में थे। पो फटना मुहावरा है, सुबह होना। तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। तो तारों की छांव रहते रहते मतलब तारे हैं आसमान में, तो कि वो थे जब तक, है ना, तो सुबह सुबह हम गांव में पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, है ना, कि जब लेखक घोड़े पर सवार थे तब की ये बात है। तो इसे हमें अलग अलग तरीके से लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम? पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे। मुझे ऐसा लग रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है, वास्तव में वह कभी आगे कभी पीछे हो रहा था। इस तरह से हम इस बात को अनेक प्रकारों से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखो बेटा। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। अंचल मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश को कहा जाता है बेटा। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए, कि मतलब हम तिब्बत के पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की लोकल भाषा के जो शब्द होंगे बेटा उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाएगा।
तो इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे एक तो वहाँ के बर्तन तो है ना, चोड़ी, खोटी, राहदारी, छंग, डांडा, गिराव, कुची कुची, कंडे, थुक्पा, गंडा, बारिया, कंजूर, ये सब वहाँ के लोकल शब्द हैं बेटा। तो लोकल शब्द डेफिनेटली आंचलिक शब्द ही होंगे। ठीक है। प्रश्न 15 है, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों में उनकी विशेषता उभर कर आई है। पाठ में से ऐसे और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ये काम मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपको 5 ऐसे शब्द युग्म ढूंढ कर निकालने हैं इस पाठ में से जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध। ठीक है ना, जैसे टोटीदार लोटा, आखिरी रास्ता, ठीक है, भद्र पुरुष। तो इस तरह से आपको विशेषण विशेष्य के 5 शब्द युग्म ढूंढकर इस उत्तर में लिखने। ठीक है बेटा, आज के लिए हमारा इतना ही। आपको इन सारे प्रश्नों जो मैंने आपको बोले हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर जो 11 है वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है 4-5 लाइनों में। प्रश्न नंबर 12 को आपको कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 को भी आपको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं। 14 और 15 आप करेंगे। ठीक है, तो दिया गया कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे, इन प्रश्नों को समझेंगे और कोई भी कठिनाई होने पर मुझसे पूछेंगे। ओके बेटा, बाय।